अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 वेव्स का, और ये लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हमने लैप्लेस करेक्शन को सीखना है। अब केपी के बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड में रिड्यूस सिलेबस में डायरेक्ट सब टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन है। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स में सब टॉपिक्स जो है मेंशन नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके कॉलेजेस में सब टॉपिक्स करवाए गए और बहुत सारे बच्चों को नहीं करवाए गए। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि जो स्टूडेंट्स बेहतर मार्क्स लेना चाहते हैं, सेफ खेलना चाहते हैं, रिस्क फ्री होके पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि एटलीस्ट कम अज़ कम जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स हैं फेडरल बोर्ड में उन्हें लाजमी देखें। पहले तो मेन टॉपिक्स प्रिपेयर करें, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स हैं उनकी तरफ जाएं। एनीहाउ लेक्चर का आगाज़ करते हैं बच्चों। लैप्लेस करेक्शन हमने देखना है, तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन की है। स्टूडेंट्स, लैप्लेस जो है ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिफरेंस को एक्सप्लेन किया। किस चीज़ का डिफरेंस? थियोरेटिकल जो वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की, उसमें डिफरेंस मौजूद था। उस डिफरेंस को एक्सप्लेन किया और उस डिफरेंस को ऑलमोस्ट ख़त्म किया। अब न्यूटन ने इससे पहले थियोरेटिकल अंदाज से स्पीड ऑफ साउंड निकाली जो कि 280 मीटर पर सेकंड आई 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री के ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 332 मीटर पर सेकंड है। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ये डिफरेंस, ये गैप तकरीबन 16% का है, यानी एरर जो है वो 16% है न्यूटन की कैलकुलेशन में। उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए लैप्लेस ने उसमें करेक्शन की। तो यही हमारी अगली हेडिंग है। तो करेक्शन की हेडिंग में आपको 2 पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट तौर पे याद रखने हैं, जानने हैं। नंबर 1 बच्चों कि चूँकि साउंड वेव्स कंप्रेशनल वेव्स हैं, कंप्रेशन, रारिफैक्शन, कंप्रेशन और रारिफैक्शन, तो लिहाजा स्टूडेंट्स जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज कर जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। कंप्रेशन में प्रेशर राइज करता है, कूलिंग्स बढ़ती हैं, हीट जनरेट होती है, जिससे भाई टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेरिफैक्शन में इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। फिर चूंकि यहाँ पे बच्चे टेम्परेचर वेरिएशंस हो रही हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो रहा, लिहाजा आप बॉयल्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। बॉयल्स लॉ को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है बच्चे कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ तो कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि भाई प्रीवियस वीडियो में जब न्यूटन के लिए हम डेरिवेशन कर रहे थे तो वहाँ तो हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया था, तो वहाँ क्यों किया था? वहाँ पे तो कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस हो रही हैं। तो आंसर ये है बच्चे कि न्यूटन ने ये अज्यूम किया था कि उन कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस में ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। न्यूटन ने कहा था कि भाई जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट था वहाँ पे, लिहाजा हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दिया था। यहाँ पे लैप्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, उसमें वेरिएशन आ रही है, लिहाजा बॉयल्स लॉ अपनी उस ओरिजिनल फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं है, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पे चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, तो फिर कौन सा प्रोसेस है? ये है फिर एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चे, जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हमने जाननी है। उसमें पहले ये है कि एयर बच्चे पुअर कंडक्टर है हीट का, क्योंकि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और आप जानते हो कि गैसेस जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। मींस ना वो आसानी से हीट गेन करेंगे, ना ही आसानी से और जल्दी क्विकली हीट लूज करेंगे। इसके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि जो साउंड वेव्स हैं वो बड़ी तेज़ी से ग्रेटर स्पीड के ऊपर मूव करती हैं थ्रू द एयर। अब इन दोनों बातों का आपस में ताल्लुक़ है, और इस ताल्लुक़ को हमने समझना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बहुत ज़्यादा है, 332 मीटर पर सेकंड, 0 डिग्री के ऊपर कोई थोड़ी स्पीड तो नहीं है। तो वो एयर में से बड़ी क्विकली जो है जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं। अब साउंड वेव्स के क्विक ट्रैवल करने का मतलब ये है कि जो कंप्रेशंस और रैरिफैक्शंस हैं वो बड़ी तेज़ी से आएंगे। कंप्रेशन फिर रैरिफैक्शन फिर कंप्रेशन, और बहुत जल्दी क्विकली ये कंप्रेशंस और रैरिफैक्शंस आती जाएंगी। अब कंप्रेशन में हीट जनरेट हो रही है, तो एयर को क्या करना चाहिए? एयर को चाहिए कि वो हीट वो रिमूव कर दे, रिलीज़ कर दे, ताकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। लेकिन क्या एयर ये काम कर सकती है इतना जल्दी कंप्रेशन की हीट को रिमूव करे, रिलीज़ करे?
नहीं कर सकती। क्यों? एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अच्छा, फिर आगे फॉरेन से रैरिफैक्शन आ गया, उसमें कूलिंग हो गई। अब एयर को क्या करना चाहिए? अब एयर को हीट गेन करनी चाहिए ताकि टेम्परेचर फिर वापस आ जाए, नॉर्मल वाला कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। लेकिन क्या इतनी जल्दी से एयर टेम्परेचर गेन कर सकेगी? तो आंसर है एयर जो है वो इतनी जल्दी से टेम्परेचर गेन नहीं कर सकेगी। तो चूंकि साउंड वेव्स क्विकली ट्रैवल कर रही हैं, कंप्रेशंस और रैरिफैक्शंस बड़ी जल्दी से अल्टरनेटिवली आ रहे हैं, और उनके अंदर कंप्रेशन में एयर को बहुत जल्दी हीट लूज़ करनी चाहिए, रैरिफैक्शन में गेन करनी चाहिए, लेकिन एयर ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है बच्चे के एयर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, हीट ट्रैप हो जाती है, एयर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ये अगला पॉइंट भी यही है कि कंप्रेशन में उसे हीट लूज़ करनी चाहिए, लेकिन एयर कैन नॉट लूज़ हीट। फिर रैरिफैक्शन में उसे गेन करनी चाहिए, लेकिन एयर कैन नॉट गेन हीट एंड रैरिफैक्शन, क्योंकि कंप्रेशन और रैरिफैक्शन बड़ी स्पीडी हैं, बड़ी तेज़ी से हो रही है। तो नतीजा क्या निकलता है बच्चे कि एयर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो जो प्रोपगेशन है साउंड वेव्स की थ्रू द एयर, वो इडियाबैटिक प्रोसेस है। फिर ये देखो कि जितनी भी चेंजेस आ रही हैं एयर प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर वगैरह में, ये तमाम की तमाम अंडर द एडियाबैटिक कंडीशंस है। अब हमने इसके लिए डेरिवेशन लानी है। डेरिवेशन में चलते हैं बच्चे। बॉयल्स लॉ होता है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमने कहा कि एडियाबैटिक कंडीशंस में यहाँ बॉयल्स लॉ को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो प्रेशर जितना बड़ा है, वॉल्यूम उस हिसाब से डिक्रीज नहीं होता। तो वॉल्यूम में जितना चेंज एक्सपेक्टेड है उतना चेंज नहीं आता। तो वॉल्यूम वाला जो फैक्टर वी है, दैट इज रेज टू पावर एन एक्सपोनेंट, दैट इज गैमा। तो वी रेज पावर गैमा, ऊपर गैमा आ जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम बॉयल्स लॉ के बच्चे। मैं यहाँ पे बताऊंगा गैमा क्या चीज़ है, डोंट वरी। तो पी जो है वो प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, जबकि गैमा जो है बच्चे दैट्स अ कांस्टेंट। और ये हर गैस के लिए अलग है, और गैस की नेचर के ऊपर बच्चे ये डिपेंड करता है। अब हमारी बुक में चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पे नहीं बताया कि गैमा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 10 में जब आप जाते हैं तो वहाँ गैमा के मतलब जो है वो बात की गई है बच्चे। ज़रा गौर करें तो आपके सामने लिखा है गैमा का फार्मूला। गैमा बच्चे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये गैमा का फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है। तो बच्चे मोलर, आप तमाम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मोलर का ताल्लुक एक मोल के साथ है। तो एक मोल आप किसी गैस का ले लें, उसका टेम्परेचर आप 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं, उसका टेम्परेचर 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं, तो उसके लिए उसे हीट अप करना पड़ेगा। तो एक मोलर गैस है, उसका टेम्परेचर 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी बच्चे, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मेजर करो, तो फिर ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाती है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम सी पी कहते हैं हम। और फिर इसी तरह से ये मोलर स्पेसिफिक हीट अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर मेजर करो, तो फिर ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है, और इसको सी वी से लिखते हैं। तो सी पी और फिर सी वी की रेशो निकालें, तो दैट इज गैमा फॉर दैट पर्टिकुलर गैस। अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो बच्चे जो गैस का, एयर का प्रेशर है वो चेंज करते हैं हम, इंक्रीज करते हैं पी से। डेल्टा पी का चेंज आया, डेल्टा पी का इंक्रीज आया, तो टोटल न्यू प्रेशर कितना हो गया? पी तो पहले से है, डेल्टा पी उसमें चेंज आया, तो न्यू प्रेशर हो गया बच्चे पी प्लस डेल्टा पी। इस तरह प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम में आएगा डिक्रीज। तो पहला वॉल्यूम वी है, उसमें डिक्रीज आया डेल्टा वी का, तो न्यू वॉल्यूम कितना हो गया? वी माइनस डेल्टा वी का। अब ये इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, इसको हमने मॉडिफाइड बॉयल्स लॉ की जो फॉर्म है उसमें इसको हमने एक्सप्रेस करना है। तो मॉडिफाइड फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम को एक एक्सपोनेंट दे रहे हैं, दैट्स गैमा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी देंगे, राइट हैंड साइड पे भी देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे P इंटू वी रेज पावर गैमा, इसी तरह राइट हैंड साइड पे न्यू प्रेशर इंटू न्यू वॉल्यूम रेज पावर गैमा। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें बच्चे हमने ये जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है
राइट हैंड साइड पे इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लानी है और उसमें वी गैमा जो है वो कॉमन निकालना है। वी गैमा कॉमन निकाल लिए। अब आप सोच रहे होंगे भाई ठीक है, इधर से तो वी है, उसकी पावर गैमा भी है, हम कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर वन आ जाएगा, लेकिन डेल्टा वी में तो वी है ही नहीं है, तो वी गैमा हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका बंदोबस्त हमने क्या किया, डेल्टा वी के नीचे बच्चे हमने वी मल्टीप्लाई कर दिया, चूँकि उसकी पावर गैमा भी है तो हमने वी गैमा मल्टीप्लाई कर दी है नीचे। तो जब आप वी गैमा जो आपने कॉमन निकाला है, इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ वी से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट वही डेल्टा वी रहेगा। तो इसलिए हमने नीचे वी मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ओवरऑल वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो हमने इसको वी गैमा जो है वो कॉमन ले लिया। अब बच्चे गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ पे वी गैमा मौजूद है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी गैमा और राइट हैंड साइड पे वी गैमा कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे पास फॉर्म बचती है उसको हमने लिख लिया और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इस इक्वेशन 1 में बच्चे वॉल्यूम वाला जो फैक्टर है उसको हमने फर्दर मॉडिफाई करना है, ये रहा वॉल्यूम वाला फैक्टर। अब इसके ऊपर जो फर्दर मॉडिफिकेशन होनी है वो किस चीज़ की होनी है, हमने इस फैक्टर के ऊपर अप्लाई करना है बाइनोमियल थ्योरम। अब बच्चे जो आप में प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं वो तो बाइनोमियल थ्योरम अपने मैथ्स में पढ़ते हैं, तो जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इशू है, उन्होंने नहीं पढ़ा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो उसको यूट्यूब के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम का कोई लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन इस लेवल के ऊपर आपको बहुत एडवांस चीज़ नहीं चाहिए। बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम जो है वो पावर्स को, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जो बाइनोमियल्स हैं, उनकी पावर्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। पावर अगर 1 हो तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है, 2 हो तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन जब हायर पावर्स हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, 5 हो, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से सॉल्व होती हैं। तो उनको बड़ी आसानी से सॉल्व करने के लिए फिर बाइनोमियल थ्योरम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस फैक्टर के ऊपर बच्चे हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है उसको हमने साइड पे लिख लिया। अब हमने इसकी पावर 1 तक इसको लेके चलना है। स्क्वायर वाली पावर को, स्क्वायर वाली टर्म को हम नहीं लेंगे, क्यूब वाली टर्म को नहीं लेंगे और हायर पावर्स भी हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ 1 पावर तक इसको लेके जाएंगे। तो ये 1 कांस्टेंट है, ये उसी तरह आ गया बच्चे, फिर आगे माइनस है, माइनस उसी तरह से आ गया, और अब हम पावर को सॉल्व करने जा रहे हैं। पावर बच्चे गैमा है, तो ये जो अंदर वेरिएबल है डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, तो पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है गैमा को, जो वेरिएबल है डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, तो ये देखिए आगे हमने मल्टीप्लाई कर दी। इसके बाद स्क्वायर टर्म लाने का तरीका है, हर टर्म्स लाने का तरीका है। हमें वो टर्म चाहिए नहीं तो हमें उनका तरीका भी नहीं चाहिए, हमारा काम सिर्फ इतना ही था, 1 लिखा, माइनस लिखा और गैमा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा वी डिवाइड बाई वी के साथ। इसको फर्दर हम सॉल्व करें बच्चों तो 1 तो उसी तरह आ गया, माइनस भी उसी तरह आ गया, गैमा को ऊपर डेल्टा वी के साथ मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख दें तो गैमा इंटू डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है बच्चे। तो हम ये जो फैक्टर है हमारे पास 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी रेज़ पावर गैमा, इसको इक्वेशन 1 में हटाएंगे और उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे। तो देखें जहाँ पे ये फैक्टर लिखा हुआ था वो हटाया और उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब अगला काम जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो चुका और हमने अब बस मल्टीप्लिकेशन करनी है। p को अंदर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसी तरह p आ गया, फिर p को इस माइनस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस गैमा p डेल्टा v डिवाइड बाई v आ गया। फिर डेल्टा p को अंदर मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा p इंटू 1 डेल्टा p, फिर डेल्टा p को इस माइनस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस गैमा डेल्टा v डिवाइड बाई v हो जाएगा। अगला काम भी बच्चों आसान है, ये जो फैक्टर है डेल्टा p डेल्टा v वाला, ये वाला फैक्टर, इस पर गौर करें तो इसमें 2 स्मॉल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम चेंज है उसको हम प्रेशर चेंज जो है उसको हम स्मॉल ले रहे हैं। अगर डेल्टा p बच्चे बहुत स्मॉल हो तो डेल्टा v ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज तभी हो रहा है जब प्रेशर चेंज हो रहा है। तो अगर प्रेशर के अंदर बहुत स्मॉल चेंज है तो वॉल्यूम में भी ऑटोमेटिकली स्मॉल चेंज होगी। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बच्चों जब कोई नंबर 0 से 1 से कम हो, 1 से छोटा हो, स्मॉल नंबर हो, जैसे
0.1 है यहाँ पे, तो दूसरा नंबर भी 1 से छोटा हो, वो भी स्मॉल हो, तो दो स्मॉल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे तो उनका रिजल्ट जो है वो और छोटा हो जाता है, तो 0.0 हो जाएगा। तो डेल्टा पी बहुत स्मॉल है, डेल्टा वी बहुत स्मॉल है, अगरचे उसके साथ गैमा मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर देखें वी से डिवाइड भी तो हो रहा है ना। तो हासिल ये कि भाई इस फैक्टर का जब आंसर निकालेंगे तो बहुत ही छोटा आंसर आएगा, इतना छोटा आंसर आएगा कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो निगलेक्ट कर दें, तो चलो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं और बाकी जो पार्ट है उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नीचे लिख लेते। अगले स्टेप में आप यूँ करें कि ये राइट हैंड साइड पे पी जो है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं, तो इधर ये माइनस पी आ जाएगा, प्लस पी पहले से मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट ज़ीरो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं पी को कैंसिल करके। उससे अगले स्टेप में राइट हैंड साइड पे जो माइनस वाला फैक्टर है, माइनस वाले टर्म है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं तो ये प्लस में हो जाएगा। और आगे अगर आप गौर करें तो गैमा पी के साथ बच्चे डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, ये वाला जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको अगर हम राइट हैंड साइड पे लाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे ले जाके देखें बच्चे हमने डिवाइड कर दिया। अब ये राइट हैंड साइड जो बन गई है ये तो काफ़ी दिलचस्प है, और ये वही है जो न्यूटन डेरिवेशन में हमने बनाई थी, ऑलमोस्ट ये वही है, बल्कि एग्जैक्टली वही है। तो डेल्टा पी जो है बच्चे इसको प्रेशर लिखेंगे, स्ट्रेस लिखेंगे, वो पी है, और पी जो है वो प्रेशर की इक्वल है, लास्ट लेक्चर में समझाया था। और फिर डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इट्स इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस ई। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो गैमा पी बचा वो हमने लिख लिया, और राइट हैंड साइड जो है ये पूरी की पूरी ये ई की इक्वल आई तो इक्वल टू ई कर दिया। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू गैमा पी, दैट्स ऑल। अब न्यूटन वाला जो फार्मूला है उसको लिखेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई डिवाइड बाई रॉ, और यहाँ पे ई की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे रॉ गैमा पी, तो ई हटाया और उसकी जगह बच्चे हमने क्या पुट कर दिया, गैमा पी पुट कर दिया। अगले स्टेप में हम पी की वैल्यू पुट कर देंगे जो लास्ट लेक्चर में निकाली थी। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लास्ट लेक्चर नहीं दिया तो वो वहाँ जाकर देख सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस क्या है, और ये पी की वैल्यू कैसे आती है, वहाँ डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो पी हटाएंगे और उसकी जगह उसकी वैल्यू रॉ एम जी एच जो है वो पुट कर देंगे, तो पी हटाया और उसकी जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर दी बच्चे। अब अगले स्टेप में हमने इसके कुछ हिस्से कर देने हैं, जो गैमा है बच्चों उसको उसके स्क्वायर रूट के साथ अलग कर दो, यहाँ ऊपर गैमा मौजूद है न्यूमिनेटर में, तो उस गैमा को उसके स्क्वायर रूट के साथ अलग कर दिया, और बाकी जो फैक्टर है वो उसके स्क्वायर रूट के साथ अलग कर दिया, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप है। अब बच्चे इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो गैमा की वैल्यू जो एयर के लिए है वो 1.42 है, तो गैमा की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर रूट अपनी जगह पे मौजूद है। और ये वाला जो फैक्टर है इसको ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर रखा है, न्यूटन के लिए हमने इन तमाम चीज़ों की वैल्यू पुट की थी, रॉ एम की, जी की, एच की, नीचे रॉ ऑफ द एयर, सब की वैल्यू पुट की थी, आंसर 280 मीटर पर सेकंड निकाला था। तो अब की बार आपको दोबारा से ये सारी वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फैक्टर को अलग करें और डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दें 280 मीटर पर सेकंड। अगले स्टेप में 1.42 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें, दैट इज़ 1.19, इसको 280 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है बच्चे v इक्वल टू 333 मीटर पर सेकंड। ये है बच्चे थ्योरेटिकल स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसके खासी करीब है। तो वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एग्रीज विद मतलब उसके क्लोज है, किसके क्लोज है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कि 332 मीटर पर सेकंड है, रीजनेबल लिमिट में, यानी सिर्फ 1 का एरर है, कोई बहुत ज़्यादा एरर ये है नहीं है। जो न्यूटन निकाली थी, न्यूटन ने वैल्यू निकाली थी वो 280 थी, तो वो तो बहुत पीछे थी और उसमें 16% एरर था, और इसमें बच्चे ये एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब है, क्लोज है। लिहाजा इसका मतलब है कि जो लैप्लेस ने करेक्शन की है वो ठीक करेक्शन की है, तो लैप्लेस करेक्शन मस्ट बी करेक्ट। तो आई होप कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक कर दें बच्चे, अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अच्छाई भलाई बांटने से लौट कर मल्टीप्लाई होके आपके पास आती है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज़।